सुप्रभात बच्चों। आज हम जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी अपना अपना भाग्य पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम कहानी के सारांश पर चर्चा करते हैं। इस कहानी में लेखक ने बड़े ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण किया है जो नैनीताल की भयंकर सर्दी में भूख ठंड से ठिठुरकर मर जाता है। कहानी के माध्यम से लेखक ने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से यह बताना चाहा है कि समाज में सुख सुविधा संपन्न लोग गरीब लोगों की सहायता नहीं करते। अमीर लोग गरीब लोगों के प्रति निर्दयतापूर्ण वह कठोर व्यवहार करते हैं और बाद में गरीब के मर जाने पर यह सोचकर स्वयं को ही तसल्ली दे लेते हैं कि उनका भाग्य ही खराब था। इस कहानी में भी एक गरीब ठंड व सर्दी के कारण ठिठुरकर केवल इसीलिए मर जाता है क्योंकि एक संपन्न से तात्पर्य अमीर आदमी उसकी सहायता नहीं करता, उस बच्चे के प्रति सहानुभूति नहीं प्रकट करता। यहाँ इसी संवेदनहीनता की अति पर व्यंग्य किया गया है। वह अमीर आदमी गरीब बच्चे को मरने के लिए छोड़ देता है और जब वह मर जाता है तो वह आदमी अपनी गलती नहीं मानता और उस गरीब बच्चे के भाग्य को ही दोषी ठहराता है। तो ये हमने संक्षेप रूप में कहानी जानी। कहानी का उद्देश्य आज के युग में व्याप्त स्वार्थपरता, मनुष्य की हृदयहीनता, संवेदन शून्यता तथा गरीबी का चित्रण करना है। कहानी अत्यंत मार्मिक बिंदु पर आकर समाप्त होती है तथा यह स्पष्ट करती है कि आज के लोगों में दयालुता तथा परोपकार जैसे मूल्यों का अभाव हो गया है, जिसके कारण किसी मजबूर तथा दयनीय स्थिति से जूझते व्यक्ति की सहायता करने की बजाय उसकी स्थिति को अपना अपना भाग्य बताकर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। अमीर लोग अपनी संपत्ति के कारण मौज उड़ाते हैं, उन्हें दूसरों के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है। तो इस कहानी में जब हम पढ़ते हैं तो तीन मुख्य पात्र आते हैं। पहला मुख्य पात्र है गरीब लड़का। इसी लड़के के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। यह लड़का असहाय है, इसके रहने का कोई स्थान नहीं है और ना ही इसके पास नौकरी है। यह ठंड के मौसम में भी वस्त्रहीन इधर उधर भटक रहा है। परिश्रमी है, मेहनती है, कर्तव्यनिष्ठ है, इसे अपने कर्तव्य का बोध है क्योंकि इसके घर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वह अपने परिवार की मदद करना चाहता था, उन पर भार नहीं बनना चाहता था। इस कारण वह गांव छोड़कर शहर में नौकरी करने के लिए आता है। स्पष्टवादी। जब लेखक और उसके मित्र उससे प्रश्न करते हैं तो वह सभी प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से देता है। स्वाभिमानी लड़का है, भूखा था लेकिन उसने भूखे होने पर भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। और कहानी के अंत में हम देखते हैं उसका दर्दनाक अंत हो जाता है, वह ठंड में ठिठुरकर मर जाता है। दूसरा पात्र है लेखक का मित्र। वह घुमंतु व प्रकृति प्रेमी है। वह घूमने का शौकीन है, प्रकृति का प्रेमी है, प्राकृतिक दृश्यों का देखने का शौकीन है, भावुक है, संवेदनशील है। जब वह गरीब बालक को देखता है तो उसके प्रति उसके मन में संवेदना उत्पन्न होती है। वह उस बालक की मदद करना चाहता है और उसके लिए वह अपने एक वकील मित्र के यहाँ भी उसको लेकर जाता है। व्यवहारिक है, उसको व्यवहार का भली भांति ज्ञान है ना। वह उससे बातचीत करता है और उसके परिवार के बारे में जानना चाहता है। लेखक हमारे सामने एक संवेदनहीन व्यक्ति के रूप में आते हैं। बातूनी हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, स्वार्थी हैं, उन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें केवल अपने से मतलब है। जब लेखक का मित्र उस गरीब बालक की दयनीय दशा के बारे में असमंजस की स्थिति में होता है, उस समय भी वह
लेखक बोलते हैं पहले अपना बिस्तरा गर्म करो फिर दूसरे के बारे में सोचना, तो पता चलता है वह स्वार्थी व्यक्ति हैं। तो आइए अब हम पूर्ण रूप से कहानी पढ़ते हैं। बच्चों, आप साथ में पेंसिल रखेंगे और जहाँ मुख्य जो जटिल शब्द हैं उनके अर्थ आप साथ में लिखेंगे। अपना अपना भाग्य। देखा जाए तो इस कहानी में दो प्रकार के व्यक्तियों का भाग्य दिखाया गया है। एक निम्न वर्ग को दर्शाया गया है और एक जो है संपन्न वर्ग को दर्शाया गया है। निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व यहाँ एक गरीब बालक करता है। वह अपना भाग्य बदलने के लिए गांव से शहर आता है, लेकिन वहाँ पर भी उसका भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता। गरीबी और ठंड के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर दूसरा जो वर्ग है वो धनिक वर्ग है। वह अपने धन के कारण मौज मस्ती उड़ाते हैं, है ना, एक संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं, सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक के भाग्य में तो दुख ही दुख है और दूसरे अपने जो है अपने धन पर मौज मस्ती करते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं अपना अपना भाग्य पाठ पर। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। यहाँ हमसे तात्पर्य लेखक और उसके मित्र से है। निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के घूमने के बाद, यानी एक तो होता है हम कहीं जा रहे हैं तो किसी उद्देश्य से जा रहे हैं और वो वैसे ही घूम रहे थे, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी, यानी शाम होने जा रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर वह कभी नीले दिखते, कभी सफेद और फिर जरा अरुण पड़ जाते। अरुण कहते हैं लाल, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि नैनीताल की संध्या की क्या विशेषताएं थी, तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा कि नैनीताल की जो संध्या थी वो धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छूकर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद तो कभी लाल दिखते, जैसे वह हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा ना मालूम हुआ। मैंने झुंझलाकर कहा, चलिए भी। यहाँ मैं से तात्पर्य लेखक से है। अरे जरा बैठो, ये लेखक के मित्र ने लेखक से कहा। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान न था। सनक एक तरीके से कहते हैं पागलपन। और जरा बैठना भी जरा ना था, यानी सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ रही थी। लेखक अपने मित्र को वहां से जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन लेखक के मित्र का मन वहां से उठने का नहीं कर रहा था और वह उनको वहीं पर बैठा रहे थे। और वो कह रहे थे जरा देर बैठना, भी जरा देर नहीं था, यानी वो तो कह रहे थे कि थोड़ी देर और बैठे, लेकिन वो काफी देर तक वहाँ नैनीताल का जो है ना प्राकृतिक सौंदर्य निहारना चाहते थे, प्राकृतिक सौंदर्य देखना चाह रहे थे। चुपचाप बैठे बैठे तंग हो रहा था। कौन? लेखक। कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। कुढ़ रहा था मीन्स परेशान हो रहा था, क्योंकि लेखक के मित्र तो नैनीताल का प्राकृतिक सौंदर्य देखने में विलीन थे और लेखक को चुपचाप बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने देखा कि कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूरी से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था।
नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। न दायां था न बायां था। पास की चुंगी की लैंटेन से छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा। प्रकाश वृत्त कहते हैं प्रकाश का घेरा या गोला। कोई 10-12 बरस का लड़का होगा, गोरे रंग का है पर मैल के से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी हैं, माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। तो जब लेखक और उसके मित्र नैनीताल के किनारे पर किसी बेंच पर बैठे हुए नैनीताल के सौंदर्य को निहार रहे थे, तभी उन्होंने एक लड़के को देखा और वो लड़के के बारे में जो व्यक्तित्व था, वो लड़का कैसा था, वो यहाँ पर बताया गया है कि वो ना जाने वो जो कहीं चल रहा था, पैर उसके कहीं पड़ रहे थे, नंगे पैर था, नंगे सर था, एक कमीज उसने लटका रखी थी, गोरे रंग का था, लेकिन मैल के कारण वह काला पड़ गया था, है ना। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया था। झुर्रियां आदमी को कब आती हैं? जब व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। वह हमें ना देख पाया, वह जैसे कुछ भी ना देख रहा था, ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब और ना एकाकी दुनिया। एकाकी कहते हैं अकेली दुनिया। बस वह अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। कहने का तात्पर्य ये है कि वह जो लड़का था वह अपनी समस्याओं में खोया हुआ था। जब व्यक्ति अपनी समस्याओं में खोया होता है तो उसे आसपास क्या घटित हो रहा है उसका कुछ भी पता नहीं होता, उसका कोई अंदाजा उसे नहीं होता। तो वह अपनी समस्याओं में निमग्न था, इस कारण वह कुछ भी नहीं देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए! उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी, यानी आंखों से ही उसने उत्तर दिया। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मूक फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? अब पृष्ठ नंबर 28 पर चलते हैं। यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है, क्योंकि लेखक के मित्र ने उससे कई प्रश्न पूछे, उसने सबका उत्तर दिया, लेकिन जब लेखक के मित्र ने कहा कि कहाँ सोएगा, उसने कहा यहीं, क्या इन्हीं कपड़ों में सोएगा? तो उसकी आंखों ने बोल दिया कि ये भी कैसा अजीब प्रश्न पूछ रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस बच्चे के पास खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, वो बदलने के लिए कपड़े कहाँ से लाएगा? तो यही था, आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती रहती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा, दोनों साथ यहाँ आए, अब वह नहीं है। तो जब लेखक के मित्र ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह
जो है गांव में रहता था। उसके कई भाई बहन थे, वहाँ रोटी नहीं थी, काम नहीं था, बाप भूखा रहता था, माँ रोती रहती थी, तो वो भाग आया। किसके साथ? एक साथी के साथ भाग आया। कहाँ गया? मर गया। बस जरा सी उम्र में इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे बहुत अचरज हुआ बेटा। कई बार ये पंक्ति आ जाती है, बस जरा सी उम्र में इसकी मौत से पहचान हो गई। ये दोनों संदर्भ में आ सकती है। देखो, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में उस बच्चे को मौत जैसी सच्चाई का पता चल गया था। यह जानकर जो है उनको, लेखक और उसके मित्र को हैरानी हुई। मुझे बहुत अचरज हुआ, मर गया। अब कहने का तात्पर्य ये है, यदि उस लड़के के मित्र के बारे में पूछा जाए तो भी कह सकते हैं कि जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में वह मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अगर लड़के के संदर्भ में आए तो उसने अपने मित्र को मरते हुए देखा था, इस प्रकार उसकी मौत से पहचान हो गई थी, है ना। अगर बच्चे के संदर्भ में आए तो बता दोगे कि उसने इतनी सी उम्र में अपने मित्र को मरते देखा था, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, इस उम्र में उसकी मौत से पहचान हो गई थी। और फिर अगर बच्चे के मित्र के संबंध में पूछा जाए तो बता दोगे कि जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में उसका मित्र मर गया था। इस प्रकार दोनों तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। काश्मीरी दुशाला कहते हैं गरम शोल, है ना, लपेटे हुए थे। मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी, यानी उन्होंने मोजे पहने हुए थे फिर चप्पल पहनी हुई थी। स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही भी थी। ओह, फिर आप कहिए। एक प्रश्न आता है कि वकील साहब के स्वर में झुंझलाहट क्यों थी। देखो, यहाँ हमें पढ़ने के बाद पता चलता है उन्होंने कहा, ओह फिर आप कहिए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय पहले वकील साहब के वहीं से ही वो दोनों मित्र गए हों, और गर्म बिस्तर से बार बार उठना सर्दी में बड़ा कठिन लगता है, इसलिए उनके स्वर में झुंझलाहट थी। ओ फिर आप कहिए। इस पंक्ति से ये बात स्पष्ट हो रही है। आपको नौकर की जरूरत थी। देखिए, यह लड़का है, कहाँ से लाए हैं इसे आप जानते हैं? जानता हूं, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बच्चे बड़े शैतान होते हैं। बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं। ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक। आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे की सजी मसहरी कहते हैं मच्छरदानी पर सोने झटपट चले गए। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लग रही थी, यानी हवा बहुत ठंडी थी, कोट को भी पार करके बदन में महसूस हो रही थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई, यानी स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाने वाला यहाँ पर लेखक है। चलो पहले बिस्तर गरम कर लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ
जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, ये बच्चे का विशेषण है, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया, क्योंकि लेखक और उसके मित्र ने उसको अगले दिन होटल में बुलाया था। कौन सा होटल था? होटल डी पब, है ना, वो वहाँ नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने नहीं समझी कि हमें आशा नहीं थी कि वो लड़का आएगा। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। वह पर बतलाने वालों ने बतलाया कि गरीब के मुख पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर एक बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव कहते हैं लाश के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। देखो बेटा, यहाँ पर बताया गया है कि जो है लोगों को तो उस पर दया नहीं आई, मानो प्रकृति को ही उस पर दया आ गई और उसने उसके लिए एक सफ़ेद ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि आदमियों की दुनिया ने उसके पास क्या उपहार छोड़ा, तो मरने के लिए वही जगह, क्योंकि उसी जगह पर वह लेखक और उसके मित्र को मिला था। वही 10 वर्ष की उम्र, क्योंकि 10-12 वर्ष का बालक था। वही काले चीथड़ों की कमीज, उसके पास कपड़ों के रूप में केवल एक कमीज ही थी। आदमियों की दुनिया ने उसके पास वही उपहार छोड़ा था, बस उसके पास वही था और उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। अगली कक्षा में बच्चों हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।